सही है भाई। तो हम कहाँ पे थे, हम बेसिकली ये थे कि हम लोगों ने वी एस भी निकाल लिया था, ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोगों ने यहाँ से वी एस निकाल लिया, उसके बाद मैंने आर एस निकाल लिया, ठीक है भाई। तो यहाँ से मैंने देखा कि भाई वी एस भी है, और ऊपर मैं वी ओवर ड्राइव्स की मदद से और थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वजह से वी जी एस भी निकाल चुका हूँ। तो जब वी जी एस भी है और वी एस भी है, तो क्या मैं गेट वोल्टेज नहीं निकाल सकता? तो मैंने इस तरीके से यहाँ से गेट वोल्टेज भी निकाल लिया, दैट इज 3 वोल्ट्स। ये सारी कैलकुलेशन आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना, आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी। अभी मुझे पता है काफ़ी लोगों को चीज़ें नहीं समझ आ रही होंगी, कि थोड़ा सा ये एक फास्ट पेस होता है। तो हमारे साथ भी होता है कि हम लोग जब अपने मास्टर्स क्लासेस लेते हैं, तो हम लोग जब तक वो लेक्चर वापस नहीं देखेंगे ना जो हमें दिया गया है, तो हमें वो चीज़ समझ नहीं आती। तो कोई मसला नहीं है, अभी इसको बस आप एब्जॉर्ब करेंगे किस तरीके से हो रहा है। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वो कह रहा है कि अब आपको निकालना है RG1 एंड RG2। RG1 एंड RG2 आर द मेन गेटिंग रेजिस्टेंस, जो बेसिकली एक बाइसिंग के लिए हमने इस्तेमाल किया हुआ है अपने मॉसफेट के गेट को। ऐसे किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास जो गेट वोल्टेज मॉसफेट के गेट के अंदर जा रहा है, कितना है वो? दैट इज 3 वोल्ट्स, की मैं ऊपर निकाल चुका हूँ यहाँ से। उस 3 वोल्ट्स को हम यहाँ से कैसे निकालेंगे? इधर अगर आप गौर से देखें, मैं इधर लेके आता हूँ डायग्राम की तरफ। 3 वोल्ट यहाँ पे, ठीक है। माइक से अपने कौन, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर जो गेट वोल्टेज है दैट इज 3। अगर मैं इस सर्किट के लिहाज से उस 3 वोल्ट को वेरीफाई करने की कोशिश करूँ, तो मैं क्या लगाऊंगा? वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर कह रहा है कि RG2 ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा RG2 और RG1 का सम, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 वोल्ट से, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ रहा है सर्किट में? 10 वोल्ट। तो भाई यहाँ पर इसने यही काम किया हुआ है, ये वाला RG2 अपॉन RG1 प्लस RG2 मल्टीप्लाई बाय 10 वोल्ट बराबर है 3 वोल्ट के। 10 को उधर ले गया, हो गया 0.3। इसको इसने रीअरेंज किया, तो इसने कहा कि RG1 जो है वो बराबर है 2.33 टाइम्स RG2। ठीक है भाई, हमने कहा ओके। अब हमें RG1 RG2 कैसे निकालें हम? एक अजम्पशन जो हमने शुरू में की थी वो ये की थी कि इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है, एक हाँ, इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो 100 किलो ओम से कहीं गुना ज्यादा है। 100 किलो ओम्स का जो बराबर होता है वो होता है 0.1 मेगा भी कह सकते हैं उसको, ठीक है भाई। तो हमने एक अजम्पशन ये कर ली कि भाई इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो 100 किलो से ज्यादा, कितना ज्यादा? हमने कह दिया भाई 1 मेगा ओम है। आपकी मर्जी, आप 10 मेगा ओम ले लो, 20 मेगा ओम ले लो, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि कितना लेना, मैंने इसको 1 मेगा ओम्स लेके कर लिया, ठीक है। अब जब दो रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं? ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे ऐड होता है। RG1 मल्टीप्लाई बाय RG2 डिवाइडेड बाय RG1 प्लस RG2, और ये बराबर है 1 मेगा ओम्स के। अच्छा, ऊपर RG1 की एक इक्वेशन आई भी मेरे पास, क्या है? 2.33 टाइम्स RG2। तो मैंने यहाँ पर जितने भी RG1 थे उसकी जगह लिख दिया 2.33 टाइम्स RG2। इसको जब मैंने पूरे को सॉल्व किया, तो मेरे पास RG2 जो है वो आ रहा है 0.69 मेगा। इसने राउंड ऑफ किया, इसको करीब करीब 1 मेगा ले लिया। जब RG2 आ गया, तो आपके लिए RG1 निकालना कोई मुसीबत की बात नहीं है, आपने RG1 भी निकाला। सही। तो यहाँ तक आपने क्या किया? यहाँ तक आपने जो पहला स्टेप था, आपने सारी की सारी कैलकुलेशन करते हुए जो अननोन थे सिस्टम में, कौन कौन से थे? RS, RD, RG1, RG2, VG, VS, ये सब निकाल लिए, ठीक है। बहुत आसान कैलकुलेशन है ये सारी, वही कैलकुलेशन जो आप लोग प्रीवियसली करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये वैसे डॉक्यूमेंट मैंने LMS से भी आपका अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसको रेफर कर सकते हैं। तो मैंने क्लास को शुरू करने से पहले LMS पर ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट, इसके अलावा लैब सबमिशन जो 2 मई तक कर दिए मैंने, वहाँ तक आप लोग जमा करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब कॉमन सोर्स का इसने स्मॉल, क्योंकि अभी हमने क्या निकालना है? अभी हमने इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना रह गई हमारी, तो वो हम अभी निकालने जा रहे हैं।
पाई मॉडल यूज किया है इसने कॉमन सोर्स का, ठीक है, वही यूज किया है इसने। ये मेरे पास RG1 आ गया, ये मेरे पास RG2 आ गया, ये मेरा इनपुट वोल्टेज है, ये मेरा गेट आ गया, ये मेरा ड्रेन है, ये मेरा RD है, और यहाँ पर एक RS लगा हुआ जो भी इसने नहीं लगाया हुआ। RN, अच्छा, क्योंकि हमने कॉमन सोर्स को क्यों यूज किया था, कॉमन सोर्स को यूज करने की वजह ये थी कि इसकी जो स्पेसिफिकेशंस थी वो आइडियल एम्पलीफायर के करीब करीब थी। ऐसी बात थी, आइडियल एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस हद से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे कहा कि RN क्या है, RN बेसिकली है RG1 और RG2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है भाई। आर आउट कम होती है, आर आउट किसके बराबर है, RD के बराबर है। तो आर आउट मेरे पास RD कितना आया था, 5 किलो। तो एज कम्पेयर टू RN, RD कम है, RN मेगा में है, ये किलोज में, 1000 गुना बहुत बड़ी है RN एज कम्पेयर टू आर आउट 1000 गुना छोटी है। अच्छा, ये चीज हो गई। उसके बाद हमने बिल्कुल शुरू में आपसे एक चीज डिस्कस की थी कि अगर आपको GM निकालना है, ट्रांस कंडक्टेंस, उसका क्या तरीका होता है, KN मल्टीप्लाई बाय VOV। KN हमने ऊपर कैलकुलेशन में कितना निकाला है, 0.05, आप लोग देख लीजिएगा इसको। और VOV भी हम ऊपर देख चुके हैं 0.2। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, GM आ गया। वोल्टेज गेन कितना कितना आ रहा है इसका, वोल्टेज गेन आ रहा है -GM इंटू RD। माइनस का मतलब है कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है इनपुट आउटपुट के दरमियान। इनपुट आउटपुट में अगर कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा तो वोल्टेज गेन यहाँ पर प्लस में होगा, बट वोल्टेज गेन नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली 180 डिग्री का फेज शिफ्ट शो कर रहा है। ये सारी बातें जो है ना पॉइंट को आपको नोट करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको आपकी थ्योरी में भी हेल्प करेंगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, AV निकाल लिया, इसका गेन निकाल लिया। अच्छा भाई, इसके बाद क्या किया है इसने, ये पार्ट थोड़ा सा जो है मैं स्किप करने वाला हूँ यहाँ से, क्योंकि अब वो ये कह रहा है कि यहाँ तक जो है, जहाँ तक आपका AV आ रहा है -50, तो यहाँ तक तो हमारा काम सारा कंप्लीट हो गया लैब का, जो हमें कैलकुलेशन करनी थी। अब इसने कहा कि यार अगर आपका वोल्टेज गेन इतना ना हो, और मैं कहूँ कि वोल्टेज गेन 10 आ रहा हो, तो उस लिहाज से RD वगैरह या VD कैसे चेंज होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी, वो यहाँ से हो जाएंगी, तो आप लोग ये कर लीजिएगा। मैं आपको ये समझा नहीं रहा, क्योंकि ये सब वही चीज़ें हैं, सारी वही कैलकुलेशन है, इसको बस इन्होंने उलट किया। अच्छा, इसके बाद वो ये कह रहा है कि, अच्छा कुछ कह रहे हैं चैट पे, कुछ कह रहे हैं भाई, सर जल्दी कराएं, असाइनमेंट्स करने हैं और प्रोजेक्ट भी है DIF का सर प्लीज। भाई इस तरह मत कहें, मत जल्दी क्या कराए, मतलब आपको रेस थोड़ी लग रही है यहाँ पे, जितना होगा मैं उतना करवाऊंगा आपको। आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन की। कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने की वजह ये है कि कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के बाद कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आइडियल एम्पलीफायर से मिलते जुलते हैं, ठीक है। इसीलिए अब यहाँ पर इसने क्या किया, स्मॉल सिग्नल मॉडल, T मॉडल पकड़ लिया उसका कॉमन ड्रेन का। इसकी RN कितनी है, इन्फिनिटी है। R आउट इसकी माशाल्लाह बहुत कम है, 100 ओम। तो ये आइडियल सिनेरियो से थोड़ा सा कम है, जबकि ये भी अच्छा काम करेगा, ऐसी बात नहीं कि अच्छा काम नहीं करेगा, ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। और इसी तरीके से इसने यहाँ पर क्या हुआ, AV निकाल लिया। AV इसका कितना आ रहा है, 0.5 प्लस साइन शो किया हुआ है, दिस मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव गेन आ रहा है। इसके बाद कॉमन सोर्स पे इसने यही काम वापस वही किया हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में आपको पहले भी करा चुका हूँ, तो ये सारा काम करना है। अब आप आ जाए लैब मैनुअल्स के पर, आपको काम करना क्या है। PDF फाइल के अंदर सब चीज़ें अपलोडेड हैं, सिर्फ PDF फाइल से चीज़ें उठानी है। ये सर्किट आपको मल्टी सिम पे इम्प्लीमेंट करना है, मल्टी सिम पे इम्प्लीमेंट करना है। पहला काम क्या करना है, पहला इसका DC एनालिसिस करना है। ये आप लोगों को आता है, ये आप लोग कर भी चुके हैं पहले इसी सर्किट का। और फिर ये DC ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया इसके। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, फाइंड DC ऑपरेटिंग पॉइंट। ये मैं आपको बता चुका हूँ DC ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है। DC ऑपरेटिंग पॉइंट है बेसिकली VGS और ID। तो ऊपर कैलकुलेशन की मदद से सब चीज़ें निकल आएंगी, बस इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करें और आपकी लैब हो जाएगी। उसके बाद कॉमन ड्रेन का इसने वापस वही DC एनालिसिस किया हुआ है। तो आपने DC एनालिसिस करना है कॉमन ड्रेन का, कॉमन सोर्स का और इसका DC ऑपरेटिंग पॉइंट का। 4 टास्क हैं। पहला टास्क ये है कि पहले इसको उस जो मैंने आपको करवाया है उस सर्किट को सॉल्व करते हुए RG1, RG2, RD, RS सब कुछ निकाल लिया। सेकंड टास्क ये है कि आपने जब सब कुछ निकाल लिया तो अब आपको कॉमन ड्रेन का और कॉमन सोर्स का
डीसी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स यूजिंग मल्टीसिम निकालने। इस पीडीएफ फाइल को खोल के देखिएगा, इसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है कैसे करना है। और फिर आपको एक सर्किट दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका आपने क्या करना है, क्यू पॉइंट निकालना है। तो बस सिंपल सा, या तो एक काम ये करेंगे क्यू पॉइंट आप लोग रहने दें क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा, आप सिर्फ ऊपर वाली कैलकुलेशन कर लें और 2 ग्राफ में सबमिट करवा दें और लैब आपकी खत्म हो जाएगी। सही। अब कोई सवाल है तो पूछ लें मुझसे। कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड सवाल है या कोई और सवाल है तो पूछ लें। जहन में रहे कि आपका इस जुम्मे को फाइनल एग्जाम भी है, तो आपको मतलब मैं अपने जहन को उस लिहाज से प्रिपेयर रखें। अगर ज़्यादा मसला हो रहा है तो हम लोग अपना एग्जाम सैटरडे को शिफ्ट कर सकते हैं। तो आई नीड योर व्यूज़ कि अगर मैं एग्जाम सैटरडे को रखूँ तो क्या आप लोग अवेलेबल होंगे एग्जाम देने के लिए। प्रोजेक्ट आपको कब देना है, प्रोजेक्ट की डेडलाइन मैंने जगदीश अपलोड की हुई है एलएमएस पे, आप वहाँ पे देखें। प्रोजेक्ट की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 40 मार्क्स है, वो आप उसकी फिक्र मत करें। एक मिनट रुकेगा जरा। अच्छा, प्रोजेक्ट की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है कि सिमुलेशन की जो वर्क सिमुलेशन चलती हुई दिखाएंगे आप लोग मुझे। सिमुलेशन चलती हुई की जो है वो मेरे पास है 15 नंबर, 15 नंबर की सिमुलेशन है, काम कर रही है। 15 नंबर पूरे आपके। 10 नंबर की रिपोर्ट है, हो गए 25 नंबर। 15 नंबर का वाइवा है, वाइवा भी है। तो वाइवा का ध्यान रखिए। रिपोर्ट का फॉर्मेट होगा IEEE पेपर, या कोई ऐसा मसला नहीं है। जिस तरीके से आप लोग पहले प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट लिखते आए वैसे ही कर लें, मुझे कोई मसला नहीं, मैं आपको बर्डन नहीं करना चाह रहा। आपको रिपोर्ट जो आसान लगती है आप जमा करवा। फाइनल लैब इस तरीके से होगी कि फाइनल लैब के अंदर कुछ एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज शफल्ड होंगे, आगे पीछे होंगे, ऑप्शंस भी आगे पीछे होंगे, सवाल भले सेम होंगे। इसके अलावा एक मैंने आपको कहा था कि एक कुछ न्यूमेरिकल टाइप सवाल होगा सॉल्व करने वाला, जो कि जैसे मैं काम करवा दूँ डीसी पॉइंट निकालना, क्यू पॉइंट निकालना, उससे कुछ रिलेटेड ही होगा। उसके बाद एक सिंपल सी सिमुलेशन होगी जिसमें आपको सिंपल से काम करना होगा। वही मैं कह दूंगा कि मॉसफेट, ये सॉरी मॉसफेट कह रहा हूँ, ये आपको एक ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, ये सर्किट दिया हुआ है और इसको आपको कॉमन कैरेक्टर बनाना है, कॉमन लिमिटर बनाना है। ठीक है सर, प्रोजेक्ट ऑनलाइन सिमुलेशन करवाएंगे नहीं, प्रोजेक्ट का बेटा मैं वही कह रहा हूँ कि वाइवा जब मैं ले रहा हूँ उस वक्त मैं आपकी सिमुलेशन चलती हुई चेक कर लूंगा जूम की मीटिंग के जरिए। और फाइनल लैब में सैटरडे को ही रखूंगा। चले आप लोग इतना कह रहे हैं, फाइनल लैब हम सैटरडे को रखेंगे ताकि आप लोग को थोड़ा सा टाइम मिल जाए प्रिपेयर करने को, बट नॉट मोर देन सैटरडे। ठीक है, तो ये अनाउंस क्लास में कर दीजिएगा कि फाइनल लैब होगी सैटरडे को इसी टाइम पे, 2:30 बजे से आपकी फाइनल लैब शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बस अब मुझे और कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, आप लोग जाएं लैब स्टार्ट करें और जमा करवाएं। मैंने इसकी वो भी ऑन कर दी है सबमिशन। कोई लैब के हवाले से सवाल है तो कर लें। अब हमारी सिर्फ 2 लैब्स रह गई हैं, वो मैं दोनों लैब्स इंशाल्लाह कल करवा के, लैब से आपकी जान छुड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। बस 2 लैब्स रह गई हैं, वो मैं कल करवा के, छोटी सी लैब्स हैं, वो कल हो जाएंगी सारी और फिर हम लोग लैब से बाइंड अप हो जाएंगे। सही है। अटेंडेंस लगा दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, जीएम बेसिक, जीएम रिपीट कर दें। जीएम बेसिकली बेटा होती है ट्रांस कंडक्टेंस, एक होती है ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर जो होता है केएन, एक होता है जीएम जो कि होती है ट्रांस कंडक्टेंस जो कि इम्पीडेंस का उलट होती है। ठीक है, तो अच्छा एक मिनट, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको कुछ फॉर्मूलेस दिए हुए ना, तो कहाँ, यहाँ ये रहा फॉर्मूला। अगर आपको वोल्टेज गेन निकालना है, क्या निकालना है, वोल्टेज गेन कॉमन सोर्स का, तो कॉमन सोर्स का वोल्टेज गेन निकलता है ऐसे, -GM into RD। RD is your output drain resistance, GM is your trans conductance। और GM हमने ऊपर एक फॉर्मूला भी देखा था निकालने का, तो ये होती है GM। सही है। हाँ फैजान पूछें क्या सवाल है। यहाँ लगानी है जूम पे बेटा, हम जूम पे बैठे हैं, कहीं और नहीं बैठेगा।
फैजान सवाल पूछे। हाँ, ये सवाल जो है ना बहुत जबरदस्त सवाल में ये है। इनका सवाल ये कि इम्पीडेंस में और रेजिस्टेंस में क्या फर्क होता है। अच्छा, आ, फर्क इस तरीके से होता है भाई कि अगर मैं बात कर रहा हूँ रेजिस्टेंस की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव डिवाइसेस जैसे जैसे एक रेजिस्टर इंक्लूड होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ इम्पीडेंस की, अच्छा एक और बात ये कि रेजिस्टेंस के अंदर कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, वो प्योर रियल पार्ट होता है। समझ रहे हो क्या होता है? प्योर रियल पार्ट होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ इम्पीडेंस की, इम्पीडेंस के अंदर क्योंकि कैपेसिटिव और इंडक्टिव चीजें भी आ जाती हैं, तो अब वो प्योर रेजिस्टेंस नहीं रहा, वो बन गया आर प्लस जे एक्स सी या एक्स एल। अब इस इम्पीडेंस के अंदर इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। सही, तो ये फर्क होता है रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस में, दोनों के यूनिट सेम होते हैं, ओम्स। एजाज नहीं, एंट्री कर दी मैंने उनकी, मुजम्मिल सलीम एंट्री कर दी उनकी मैंने। सही है सर। तो आ, कुछ बच्चे ऐसे हैं, सही है, फैजान सवाल करते हैं और भी काफ़ी सवाल करते हैं, उस्मान सवाल करते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट ये चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है। फीमेल से मुझे काफ़ी शिकायत है कि ये कुछ सवाल नहीं करती हैं आप लोग, और ना कोई फीडबैक आ रहा है कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही है नहीं आ रही, तो आप लोग फीडबैक अपना दिया करें। कुछ जैसे हैं, जैसे वो प्रोजेक्ट के बारे में मुझसे पूछ रही है, जैसे एक अनम है वो मुझसे पूछती है, तो मुझे लगता है कि भाई हाँ चलो ये कुछ सवाल, ये कुछ मेहनत कर रही है। बाकी जो है वो चीज़ें ऐसे नहीं पूछ रही, तो आप लोगों को क्लास में समझ आ रही चीज़ें नहीं समझ आ रही, जो बाकी जो खवातीन है। जी मरियम ने भी पूछा था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मरियम ने भी पूछा था। जैसे ये जो आपकी जो क्लास में दो ट्विन सिस्टर्स हैं, और इनके अलावा जो उनकी फ्रेंड्स हैं, उनको समझ आ रही चीज़ें। ठीक है, गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलें ठीक है। बाकी कोई और सवाल अगर नहीं है तो फिर हम क्लास एंड करते हैं, और आप लोग जाएं अपना पढ़ें, जो भी आपको असाइनमेंट्स वगैरह करने हैं डीएलएफ के वो कर लें, उसके बाद लैब जमा करवा दीजिएगा, ठीक है। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। अबे देखो, तेरे को तेरे को मैंने भेजी लैब यार, तुझे नहीं पता मंडे को जमा कराएंगे, तभी तो भेजी थी कल तुझे। अबे भेजी। अबे रुक 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 रुक। कौन लैब किसको भेज रहा है?